हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के द्वितीय पेपर यानी कि सेकंड जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व के भारतीय पुरातत्व के तत्व इसका पेपर का नाम है। और इसी पेपर के हम यानी कि यूनिट 8 का हम यूनिट यानी सेकंड पेपर जो है यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उस पेपर के हम यूनिट 8 को आज डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 में हमें लोहे की प्राचीनता, महापाषाणिक संस्कृतियों के विषय में पढ़ना है। जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को प्रश्नों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 6 की वीडियोस को बना दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 8 को देखेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे लोहे की प्राचीनता, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसका विकास, इसके प्रमुख साक्ष्य उल्लेख और विभिन्न चीज़ें इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम महापाषाणिक संस्कृति इसी में पढ़ना है। तो यूनिट 8 में हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, लोहे की प्राचीनता और महापाषाणिक संस्कृति के विषय में पढ़ना है। उसके बाद आप इस यूनिट से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो को देखने के पश्चात आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस यूनिट से जितने प्रश्न आएंगे आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं लोहे की प्राचीनता जो है यानी कि साहित्यिक उल्लेख, इसमें देखते हैं। तो लोहे की प्राचीनता 2 रूपों में मिलती है, एक साहित्यिक उल्लेख है और एक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह बताया गया। तो लोहे की प्राचीनता सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख के हिसाब से देखें तो पुरातात्विदों के अनुसार जो इसका जो टाइम है यानी कि टाइम पीरियड वो 3000 BC ईस्वी के लगभग मिस्र देश के लोग खनिज लौह की जगह उल्का पिंड के लोहे से बने जंग रहित लोहे के मनकों का समाधि में प्रयोग करते थे। तो साहित्यिक जो स्रोत है साहित्यिक उल्लेख में यानी कि पुरातात्विदों के अनुसार 3000 BC के लगभग ये माना जाता है कि सबसे पहले लोहे की साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं यानी कि इसी में आगे हम जो देखते हैं खान से जो लोहे निकालकर तथा उसे शोधित करके प्रयोग की शुरुआत टर्की देश अथवा काकेकस जो पुराना प्रदेश है क्षेत्र है उसमें सबसे पहले यानी कि उसमें मानी जाती है इसकी शुरुआत जो है। तो खान से लोहे निकालकर तथा उसे शोधित करके प्रयोग करने की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो टर्की देश या फिर काकेकस प्रदेश में मानी जाती है। आगे हम देखते हैं हित्ती सभ्यता के लोग जो थे, हित्ती सभ्यता के लोगों ने स्वयं तो 1800 BC से 1200 BC ईस्वी तक लोहे को संशोधित कर यानी कि उसका शोधित करके प्रयोग में लाया था, लेकिन इस धातु के उपयोग का ज्ञान उन्होंने अन्य जो जितनी भी संस्कृतियां उस काल की थी उनमें फैलने नहीं दिया, यानी कि इसका ज्ञान अन्य संस्कृतियों में नहीं गया, ये अपनी ही संस्कृति तक सीमित रखे। आगे हम देखते हैं इसी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित कतिपय बृहद पाषाणिक समाधियों के उत्खनन के समय पूरा लौह उपकरण प्राप्त हैं। तो पूरा लौह उपकरण प्राप्त हुए जिससे यह पता चलता है कि इस प्रकार पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिम भूभाग में विकसित लोगों को 1000 BC के लगभग लौह तकनीक तथा लौह उपकरणों का ज्ञान हो चुका था। तो पाकिस्तान के जो संस्कृति थी उस समय उनको लगभग 1000 BC पूर्व ही इस संस्कृति के लोगों को मतलब कि लोहे के उपयोग की तकनीकी के विषय में जानकारी हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं उत्तरी भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो है अपने भारत यानी उत्तरी भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो है उत्तरी भारत के प्रायः सभी पुरास्थलों से काले ओपदार मृतभांडों के साथ प्राप्त होने के उपकरण के आधार पर लोहे की प्राचीनतम जो तिथि निर्धारित की 600 BC ईस्वी निर्धारित की जाती है। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर 600 BC निर्धारित की जाती है, बाकी कई जगह पे अलग अलग डेट है। तो वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रयुक्त लोहित अयस तथा कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग माना जाता है। तो ये साहित्यिक स्रोत है। तो वैदिक साहित्य में यानी कि वैदिक कालीन ग्रंथों में जो उसके साहित्य है उनमें लोहित अयस तथा कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसे लौह धातु के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे हम देखते हैं पुरातात्विक जो साक्ष्य है यानी कि लोहे की प्राचीनता के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनमें देखते हैं। तो भारत में निम्न 4 क्षेत्रों में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों की समीक्षा की जा सकती है। पहला भारत की ऊपरी गंगा घाटी के दोआब में, दूसरा है पूर्वी भारत यानी मध्य गंगा घाटी, तीसरा है मध्य भारत, चौथा है दक्षिण भारत। अब एक को हम देखते हैं उत्तर भारत। सबसे पहले देखते हैं तो उत्तरी भारत के प्रायः सभी पुरास्थलों से काले ओपदार मृदभांड एक परंपरा थी बनाने की, मृदभांड परंपरा की तो परंपरा थी। तो उसके यानी कि ओपदार मृदभांड के साथ प्राप्त लोहे के उपकरण के आधार पर लोहे की प्राचीनतम जो तिथि है 600 BC ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। तो उस समय 600 BC इसका टाइम जो था निर्धारित किया गया था। किसके आधार पर? उत्तरी भारत में जो प्राप्त पुरास्थल से काले ओपदार मृदभांड से प्राप्त जो लोहे के उपकरण हैं उनके आधार पर 600 BC इसका टाइम निर्धारित किया गया। आगे हम देखते हैं पूर्वी भारत जो है, इसमें पांडुराजार धीवी से लोहे यानी कि लौह धातुमल तथा धातु शोधक में प्रयुक्त भट्टियां मिली थी। तो
पांडु राजर धीवी से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त जो भट्टी होती है वो मिली साक्ष्य के रूप में। अतः इन क्षेत्रों में रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर लौह तकनीकी के प्रचलन का समय लगभग 750 बीसी माना जाता है। तो इन क्षेत्रों में 750 बीसी के यानी कि लगभग माना जाता है इस यानी कि इस साक्ष्य के आधार पर। आगे देखते हैं मध्य भारत में। तो मध्य भारत के प्रमुख उत्खननिक पुरा स्थलों में नागदा, एरठ, उज्जैन, कायथा, प्रकाश तथा बहाल, जहाँ की कृष्ण लोहित संस्कृति लौह युगीन है, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के तत्काल बाद प्रारंभ हुई। यानी कि इस संस्कृति के बाद जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है इसके बाद ही लौह संस्कृति लौह युग का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें बताया जा रहा है कि मध्य भारत के प्राचीन जो उत्खनन पुरास्थल से हैं, जिसकी नागदा, एरठ, उज्जैन, कायथा, प्रकाश तथा बहाल जहाँ की कृष्ण लोहित संस्कृति पाई गई। यानी कि ये लौह युगीन संस्कृति लौह युगीन था ये काल, जो कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के तत्काल बाद ही, इस संस्कृति के पश्चात ही ये संस्कृति विकसित हुई। आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत में। देखते हैं दक्षिण भारत जो है इसमें उस काल में कैसे स्रोत मिले। तो दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाणिक समाधियों के उत्खनन में विभिन्न लौह उपकरण मिलते हैं, जिनके आधार पर इस संस्कृति की प्राचीनतम जो सीमा रेखा 1000 बीसी के आसपास मानी जाती है। तो 1000 बीसी यानी कि इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1000 बीसी दक्षिण भारत के। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। गंगा घाटी के लौह युगीन संस्कृतियाँ। तो गंगा घाटी के लौह युगीन संस्कृतियाँ इसमें देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी कांस्यकालीन थी। इसके बाद भारत में लौह युग का प्रारंभ होता है। तो कांस्यकालीन के बाद लौह युगीन काल प्रारंभ होता है। भारत में लोहे की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों ही प्रमाणों के सहायक मिलती है। लोहे की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। आगे हम और देखते हैं। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रीवस्ती आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके स्थलखंड कुछ। तो यानी कि अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रीवस्ती आदि स्थानों से की खुदाई के पश्चात लौह संस्कृति का यानी इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे हम देखते हैं इस स्थानों से लोहे के औजार उपकरण जैसे कि भाला, तीर, बसली, खुरपी, चाकू, कटार आदि इस तरीके के उपकरण इस संस्कृति में मिले हैं, यानी कि लोहे के मिले हैं। लोहे का उल्लेख सर्वप्रथम का मतलब किस चीज़ में मिलता है तो उसे देखते हैं। तो लोहे का उल्लेख सर्वप्रथम पुरातात्विदों के अनुसार 3000 ईसा पूर्व के लगभग मिस्र देश के लोग खनिज लौह की जगह उल्का पिंड के लोहे के से बने जंग रहित लोहे के मनकों को समाधि में प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से सर्वप्रथम जो लोहे का पूरी दुनिया में जो सर्वप्रथम लोहे का उपयोग किया गया था तो 3000 ईसा पूर्व में लगभग यानी मिस्र देश के में माना जाता है। आगे और देखते हैं लौह युगीन का समय निर्धारण। तो लौह युगीन का समय निर्धारण कैसे किया गया। हस्तिनापुर के उत्खनन के आधार पर व्हीलर आदि महोदय ने कई सारे पुरावेत्ताओं ने अपने मत दिए। तो उन सभी के महोदय ने इस काल का निर्धारण 1200 बीसी ईस्वी का तथा 1100 बीसी से 600 बीसी के मध्य किया है। अतरंजी खेड़ा से प्राप्त चित्रित भूरे रंग के मृत भांडों का समय वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर 950 बीसी माना है। तो इस तरीके से लौह युग का समय निर्धारण किया जाता है अलग अलग उत्खनन अलग अलग स्रोतों के आधार पर, यानी कि अलग अलग टाइम फिक्स किया गया है। आगे हम देखते हैं उत्तरी भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कैसे हुई। उत्तरी भारत में तो उत्तरी भारत के प्रायः सभी पुरास्थलों से काले ओबदार मृदभांडों के साथ प्राप्त लोहे के उपकरण के आधार पर लोहे की प्राचीनतम जो तिथि है 600 बीसी निर्धारित की गई। तो उत्तरी भारत में जो ओबदार मृदभांड के साक्ष्य के मतलब कि इस साक्ष्य के सापेक्ष में अगर कहा जाए तिथि का निर्धारण तो 600 बीसी माना जाता है। आगे हम और चीज़ें देखते हैं। तो इस यानी कि इसमें यानी कि अभी तक हमने देखा लोहे की प्राचीनता के विषय में, लोहे का किस तरीके से प्रारंभ हुआ और किस तरीके से इसके साक्ष्य थे। अब हम देखते हैं अगला जो इसमें टॉपिक पढ़ना है महापाषाणिक संस्कृति। तो इसे हम देखते हैं। तो अब जो पढ़ना है हमें महापाषाणिक संस्कृति के विषय में, इसी को हम बोलते हैं बृहद पाषाणिक संस्कृति या फिर इसी को बोलते हैं महापाषाणिक संस्कृति। अब देखते हैं एक एक चीज़ इसके विषय में। तो महापाषाणिक जो संस्कृति है, तो महापाषाणिक संस्कृति के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति। तो जो इसका उद्भव हुआ 2 शताब्दी ईसा पूर्व तक कावेरी नदी के मुहाने के आसपास के क्षेत्र पर उन लोगों का अधिकार था जिन्हें महापाषाणिक संस्कृति का निर्माता कहते हैं। तो 2 शताब्दी यानी कि 2 बीसी यानी कि 2 शताब्दी ईसा पूर्व तक कावेरी नदी के तट पर यानी कि कावेरी नदी के मुहाने
के क्षेत्र पर उन लोगों का तब तक अधिकार था जिन्हें महापाषाणिक संस्कृति का निर्माता कहते हैं। आगे देखते हैं महापाषाणिक संस्कृति के निर्माता जो कहे जाते हैं तो निर्माता कहे जाने वाले कब्रों के जो लोग थे वो कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का घेरा बनाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे और ये अस्थि पंजर के साथ दैनिक प्रयोग में आने वाले जैसे मिट्टी के बर्तन, शिकार में प्रयोग किए जाने वाले हथियार भी रख देते थे। तो इसमें बताया क्या कहा मतलब कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब यानी कि महापाषाणिक संस्कृति में जो अंतिम संस्कार होता था तो जब कोई उस संस्कृति में खत्म होता था तो उसे बाहर रख देते थे, यानी कि उसे बाहर रख देते थे। वहाँ पर जितने भी मांसाहारी जीव जंतु थे वो उनके उस सौ की सारी मांस खा जाते थे। उसके बाद जो हड्डी बचती थी बड़ी बड़ी, उन हड्डियों को लाकर एक पत्थर यानी कि चारों ओर पत्थर रख के उसी के बीच में सारी हड्डियाँ रख के और साथ ही साथ उस व्यक्ति से जुड़ी जितनी भी आवश्यक जो सामग्री बर्तन या फिर उपकरण यूज करता था उसको उसी के साथ रख के उन पत्थरों से ढक दिया जाता था। इस तरीके से उस यानी कि अंतिम संस्कार के रूप में किया जाता था किसी यानी कि महापाषाणिक संस्कृति में लोगों की मृत्यु के पश्चात, ऐसा वो विश्वास मानते थे। तो आगे हम देखते हैं इसी में तो महापाषाणिक संस्कृति के संबंध में इतिहास में जानकारी है वह दक्षिण भारत के संदर्भ में ही मिलती है। महापाषाणिक संस्कृति के संबंध में जो भी इतिहास में जानकारी मिलती है वह दक्षिण भारत के संदर्भ में ही मिलती है। उत्तर भारत में बहुत ही कम यानी कि ये संस्कृति विकसित हुई, जो मुख्य है वो दक्षिण भारत में ही विकसित हुई। तो अब देखते हैं स्रोत क्या है इसके। तो दक्षिण में महापाषाणिक संस्कृति के पुरातात्विक स्रोत दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक तो आवास स्थल से, यानी कि आवास स्थल को जब वहाँ पर देखा गया तो वहाँ पर मतलब कि आवास स्थल पर कई सारे कब्रों में हड्डियाँ प्राप्त हुई, अस्थियाँ इस कब्रों में जहाँ यानी कि दफनाते थे वहाँ पत्थर के नीचे हड्डियाँ मिलती थी। तो इस तरीके से कुछ जो वहाँ की जो संस्कृति थी उन्हीं यानी कि आवास स्थल से और कब्रों से जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर महापाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन किया गया। आगे हम देखते हैं महापाषाणिक संस्कृति का उद्भव यानी कि महापाषाणिक संस्कृति का उद्भव दक्षिण में कालानुक्रम यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या था दक्षिण में। तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की धारणा है कि 200 BC ईस्वी में यानी कि 200 BC के पश्चात दक्षिण में महापाषाणिक संस्कृति का उद्भव हुआ था, यानी कि 200 BC के पश्चात ही इस संस्कृति का उद्भव हुआ था। लगभग यानी कि ये 50 BC तक बढ़िया चली, उसके बाद 2 BC तक समाप्त हो गई, यानी कि 2 BC तक यह अपनी चरम पराकाष्ठा तक थी। यह संस्कृति लगभग 1.5 शताब्दी या लगभग 200 वर्षों तक चली। इस तरीके से यह संस्कृति लगभग 200 वर्षों तक चली। तो महापाषाणिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड है 200 BC से 2 BC तक यह संस्कृति रही। इसका उद्भव जो 200 BC से और ये अपनी अंतिम जो चरण था वो 2 BC तक रही। तो इस तरीके से हमने देखा महापाषाणिक संस्कृति के उद्भव के कालक्रम में। आगे हम और देखते हैं तो दक्षिण भारत के महापाषाण युगीन मानव के धार्मिक जो जीवन थे वो उसे देखते हैं। तो इसमें देवता जो थे वो ऐसा लगता था यहाँ पर यानी कि उत्खनन के पश्चात यहाँ पर त्रिशूल की प्राप्ति हुई। ऐसा इससे प्रतीत होता है कि ये लोग शिव के अनन्य भक्त थे या उनके पुजारी थे। तो ऐसा प्रतीत होता है उस साहित्यिक स्रोत यानी कि त्रिशूल से। आगे हम देखते हैं परलोकवाद में विश्वास। तो ये परलोकवाद में भी विश्वास रखते थे क्योंकि कब्रों में बर्छे, फावड़े, कुदाल, हंसिया, तलवार यानी कि कब्र में भी ये सब चीज़ें उसी यानी कि कब्र में उसी शव के साथ उस चीज़ को भी हम यानी कि ये लोग रख देते थे। ऐसा विश्वास माना करते थे कि उससे उसकी आत्मा को अमरता प्राप्त होगी। आगे हम देखते हैं अंतिम जो संस्कार यानी कि दफनाया करते थे वो पत्थर के नीचे सारी अस्थियां रख के उसे ढक देते थे इस तरीके से चारों। आगे हम देखते हैं और इनका जो आर्थिक जीवन था महापाषाणिक संस्कृति के लोगों का जो आर्थिक जीवन था ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में महापाषाण युग का मानव कृषि योग्य सीमित भूमि का ही प्रयोग कर पाता था, यानी कि एक छोटे एरिया में ही प्रयोग कर पाता था जितने नदी के किनारे तट। यानी कि उसके बाद देखते हैं ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ी नदी के मुहाने की उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाया होगा। इस तरीके से सब प्रतीत होता है साक्ष्यों के आधार पर। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा उत्तर भारत के दक्षिण में प्रभाव के कारण हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आर्थिक जीवन में कृषि पशुपालन ये करते थे। आगे हम देखते हैं तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता। तो दक्षिण भारत की जो सबसे मुख्य विशेषता थी जो बताया शव विसर्जन यानी कि उसकी जो अस्थियां थी परंपरा तथा इसके लिए निर्मित समाधियों के आकार प्रकार में पर्याप्त अंतर है, तथापि इसमें कतिपय ऐसी मूलभूत सांस्कृतिक विशेषताएं मिलती हैं जो इस संस्कृति को एक मौलिक मतलब कि एकता प्रदान करती है। एक अपने आप में ये भिन्न एक अपनी विशेष मौलिक यानी कि विशेष कारणों की वजह से यह जानी जाती है अपनी संस्कृति, यानी कि ये बृहद पाषाणिक संस्कृति अपनी एक विशेषता के कारण जानी जाती है। आगे हम और देखते हैं
तो कृष्ण लोहित मृतभांड क्या होता है? कृष्ण लोहित मृतभांड, तो इस संस्कृति से संबंध आवास स्थलों पर कृष्ण लोहित मृतभांड मिलते हैं। तो इस संस्कृति से संबंध जो भी आवास स्थल हैं वहाँ पर कृष्ण लोहित मृतभांड प्राप्त हुए हैं। इस मृतभांड परंपरा के पात्रों का संपूर्ण आंतरिक भाग तथा गर्दन का भाग काले रंग का तथा शेष बाहरी जो भाग होता था वो लाल रंग का होता था। तो जो गर्दन और बाहरी जो आंतरिक पूरा संपूर्ण भाग और गर्दन का जो भाग है वो काले रंग का तथा शेष बाहरी भाग लाल रंग का हुआ करता था। इस तरीके से कृष्ण लोहित मृतभांड जो पात्र है उसकी एक विशेषता थी। आगे हम और देखते हैं इसी में लौह उपकरण। तो कौन कौन से उपकरण थे इस संस्कृति में? चिपटी कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, और देखते हैं इसमें हंसिया, छेनी, बशुले, चाकू, मछली पकड़ने वाले कांटे का प्रयोग, घोड़े की लगाम, नाल, त्रिशूल, तलवारें, कटारे आदि, ये लगभग 33 प्रकार के लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से लौह उपकरण अलग अलग तरीके से प्राप्त हुए हैं अलग अलग साक्ष्यों के साथ। आप देखते हैं इसमें कृषि और पशुपालन में, तो ये लोग कृषक पशुपालक थे। फसलों में धान, जौ, चना आदि ये फसल उगाते थे और पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते थे। तो इस तरीके से महापाषाणिक संस्कृति के विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उसे देखा। इसके स्रोत कौन कौन से थे, इसका टाइम क्या था, इसकी आर्थिक जीवन की जो यानी कि कृषि और पशुपालन जो कार्य करते थे उसके विषय में, और कृष्ण लोहित मृतभांड। और इसमें हमने देखा इसकी जो प्रमुख विशेषता यानी कि एक मृत्यु के पश्चात जो इनके दाह संस्कार है, जो अंतिम संस्कार है उसे कैसे किया जाता था, तो वो सबसे विशेष यही है इस संस्कृति। उसी विशेषता के कारण इस संस्कृति को अलग रूप से एक पहचान मिलती है। तो इसके बाद मैंने देखा लोहे की प्राचीनता का उपयोग किस तरीके से हुआ था, उस सब चीज़ को हमने देखा। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट में लोहे की प्राचीनता से संबंधित और महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उस सब को एकदम स्पष्ट रूप से अध्ययन कर लिया। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उन प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 6 की वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और हम जल्द ही जो बाकी यूनिट्स हैं इनकी इस सब्जेक्ट की जो बाकी अन्य यूनिट है इनकी, जैसे कि यूनिट 3, 4, 5 और यूनिट 7, ये अभी 4 यूनिट बची हुई हैं इस सब्जेक्ट की, तो उन्हें भी हम जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्द ही इसी तरीके से नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।